नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और आज का शो बेहद खास है क्योंकि इस शो में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और उससे जुड़े सवालों के जवाब तो आपको दिए ही जाएंगे, लेकिन साथ ही चिल्ड्रंस डे का मौका है। और ऐसे में कैसे अपने बच्चों में ही आप बचपन से ही बचत के साथ साथ निवेश की आदत को शामिल कर सकते हैं, कैसे उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले समीर हमारे आज के खास मेहमान, जो कि आपको बताएंगे कि कैसे इसकी तैयारी की जाए। समीर, नमस्कार, स्वागत है आपका। और स्पेशल एपिसोड में शुरुआत बहुत ही बेसिक सवाल के साथ में करती हूँ, क्योंकि आप हो, मैं हूँ, हम सब ने जो है बचत को लेकर जो सीख है वो बचपन से ही हमें मिली है। हम सबके घरों में हमने गुल्लक देखा है, कहीं ना कहीं पैसे बचाने का एक कॉन्सेप्ट है। कहीं पर आप कुछ खरीदने गए, छुट्टे पैसे आपके पास रह गए तो उसे कहीं पर डाल दो, सेव कर लो, ये हमने बचपन से सीखा है। लेकिन अब हम ऐसे समय में आ गए हैं जहां पर बचत काफी नहीं है, हम भी ये बात जानते हैं। पेरेंट्स जो है ये आदत बच्चों में लगातार कैसे डाले। सवाल आपसे ये है कि बचत के साथ साथ निवेश की पहचान, निवेश की समझ कितनी जरूरी होती है और बच्चों में उसको कैसे डाला जाए, उसके लिए शुरुआत कैसे की जाए। तो कविता जी, थैंक यू सो मच आपने मुझे आपके शो पे आमंत्रित किया। अब आते हैं बच्चों में। आज की डेट में फाइनेंशियल लिटरेसी की जब हम बात करते हैं तो पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। इसके पीछे कई कारण है। पहला, अगर मैं बात करूं तो जो बेबी बूमर्स या जेन एक्स जेन वाई तक की जो जनरेशन थी, उनके पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। तो इसके चलते उन्होंने अपने लाइफ में जब जैसे पैसा कमाना शुरू किया, उनके गोल्स से पहले कार खरीदना, घर खरीदना। जबकि आज की जनरेशन की ये सारी नीड्स ऑलरेडी पूरी है, उनके पेरेंट्स ने कमा के पूरी की हुई है। तो इनके गोल्स थोड़े अलग होते हैं। टॉप ऑफ दैट एनवायरनमेंट भी ऐसा हो गया है कि पहले लोन लेना टैबू तक कंसिडर किया जाता है। आज की डेट में लोन लेना एक फैशन की तरह कंसिडर किया जाता है। ये सिचुएशन में अपने बच्चे को फाइनेंशियल लिटरेसी देना बहुत जरूरी है। शुरुआत कैसे कर सकते हैं वो उस पे हम आते हैं। तो यहाँ पे जैसे आज बच्चे की एक टॉय खरीदने की डिमांड है, या उसको कुछ चाहिए, कोई भी उसकी डिमांड है, तो उसके लिए हम एक कांच का जार ले सकते हैं, या पिगी बैंक के ऊपर वो पर्टिकुलर जो भी चीज डिमांड कर रहे हैं उसका फोटो लगा के उसको बोलेंगे कि इसके अंदर इतना पैसा होने पर हम आपको ये चीज खरीद के दे सकते हैं। तो उसको सेविंग की हैबिट वहां से शुरू होती है। दूसरा, जो हम बात करते हैं फाइनेंशियल गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, तो ये उसका उसकी तरफ का पहला कदम है कि आपको ये खरीदना है, इसके लिए इतना पैसा चाहिए, आप धीरे धीरे इसके अंदर बचत करें। अब आते हैं बच्चा बचत कैसे करेगा, वो तो कमाता है नहीं। तो यहाँ पे हम हमारी ओर से सुझाव ऐसा रहता है कि बच्चे को जो पॉकेट मनी मनी मिलती है तो उसको ये सिखाना है कि जो पैसा मिलता है वो इमीडिएट खर्चा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बचाना भी जरूरी है। तो एक ये हैबिट इनकलकेट होती है। दूसरी, हर एक एक्टिविटी अदर देन जो कोर एक्टिविटी उनकी पढ़ाई है, उसके अलावा जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे मोबाइल, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा 15 मिनट से ज्यादा मोबाइल ना देखे, ऐसी हर एक्टिविटी, जैसे उनको रीडिंग हैबिट इनकलकेट करनी है तो इतना घंटा रीड करोगे, या जो भी एक्टिविटी है, जो भी टास्क डिफाइन करोगे, बच्चे जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट करते जाता है उसको उसके लिए छोटे छोटे रिवर्स दो, और वो रिवर्ट वो धीरे धीरे बचत करके उससे जो अपने लिए फाइनेंशियल गोल खरीदने कोई टॉय खरीदने के लिए या कोई भी चीज खरीदने के लिए जो फाइनेंशियल गोल अचीव रखा है, वो अचीव करने के उसके लिए मदद मिलती है। सो पहली चीज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ताकि जो हम आज की डेट में बात करते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, तो ये बचपन से धीरे धीरे शुरू होती है। अब दूसरी बात करते हैं, वो है बजटिंग की। आज की डेट में जब भी हमने देखा है कि हम खरीदने जाते हैं तो बजट के बिना जाते हैं, और काफी टाइम पे अगर हमने बजट भी बनाया तो हम ओवर बजट हो जाते हैं। बट अगर हम ये जो जार बेस्ड सेविंग की हैबिट बच्चों में इनकलकेट करते हैं तो उनको पता है 2000 रुपए 2000 के अंदर ही लाना है। तो यहाँ पे उनको बजटिंग की भी सीखने को मिलेगा। थर्ड चीज जो हमें करनी चाहिए, उनको जो आप मंथली घर के बजट बनाते हो उसके अंदर शामिल शामिल करना चाहिए। उसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे भी उनके सामने बात करनी चाहिए, ताकि बचपन से उनके सामने वो कल्चर डेवलप होता है, उनके सामने फाइनेंशियल जो भी प्रोडक्ट है उसकी लिटरेसी बचपन से धीरे धीरे आने लगती है। हमें लगता है कि बच्चा नहीं समझ पाता है, पर बहुत सारी चीजें बच्चे सुन सुन के भी सीखते हैं।
तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो बच्चे के लिए काफी आसान हो जाएगा अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना। चल, ये सारी आदतें जो हैं ये आपको शुमार करनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ देखिए बच्चे, क्योंकि आपने कहा कि बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं। अब बचत और निवेश के अलावा घर की बजटिंग भी होती है, घर का फाइनेंशियल माहौल भी होता है। बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, अगर वो थोड़े से उनसे बेटर फाइनेंशियली बैकग्राउंड से हो, फैमिली से हो, तो बच्चों के जहन में भी सवाल उठते हैं। अब ये सब चीज़ों को माता पिता कैसे डील करें, क्योंकि यही समय होता है जहां पर अगर आपने सही हैंड होल्डिंग कर ली, आपने सही तरीके से सवालों के जवाब दे दिए, तो वो इम्प्रिंट हो जाता है बच्चों के जहन में और वो उसी को लेकर बड़े होते हैं। वो उनके पर्सनालिटी का, उनकी सोच का, उनके मनी रिलेशनशिप्स का हिस्सा बन जाता है ना। तो कैसे मनी टॉक्स हो घर के टेबल पर, जब आप डिनर टेबल पर हो या घर पर आप बजटिंग कर रहे हो, बच्चों को इन सब में कैसे इन्वॉल्व करना चाहिए? क्योंकि हमें याद है हमारे माता पिता जब भी राशन की खरीदारी करते होते तो माँ हमारे हाथ में लिस्ट पकड़ा दिया करती थी, ठीक है, आप जाइए और आप लेकर आइए, और उतने ही पैसे देती थी जो उनको लगता था कि उतने में सामान आएगा। ऐसे कम से कम हमने घर की बजटिंग सीखी है, घर की भी नहीं तो किचन की बजटिंग कम से कम ऐसे सीखी है। समीर, तो कैसे करें ये सब अपने बच्चों के साथ? कविता जी, आमतौर पे अगर हम बच्चों का एज ग्रुप की बात करते हैं तो 3 से 5 साल का जब बच्चा होता है, यहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग स्टेज हम कंसिडर करते हैं। मतलब कि हम उसको पैसे की समझ की तरफ, जैसे 3 साल से 5 साल का बच्चा है, उसको पैसा समझ में नहीं आता, बट नोट देख के ये 10 रुपए का नोट है, ये 5 रुपए का कॉइन है, ये 20 रुपए का नोट है, ऐसे एटलीस्ट धीरे धीरे वो समझाते हैं। बेसिक लेवल का काउंटिंग यानी एक्सचेंज, कोई अगर आपने 10 रुपया दिया, आपने 10 रुपए की चीज खरीदी, आपने 20 रुपया दिया, तो 10 रुपया वापस लेना। ये जो मैथमेटिकल, जो स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशन होते हैं, वहाँ एक्सचेंज वाली चीजें हम उनको सिखा सकते हैं। ये क्यूरोसिटी का स्टेज है, यहाँ में हमें उनको एग्जैक्ट ये छोटी छोटी चीजें समझानी है। फिर जब वो 6 से 10 साल के बीच में बच्चा आता है, ये अंडरस्टैंडिंग का स्टेज है। यहाँ पे आपको उनको रूटीन में सेविंग्स कैसे करते हैं, जैसे आपने सही तरीके से बताया कि जब हम बच्चे थे, हमें अपने पेरेंट्स एक लिस्ट और पैसा थमा देते थे कि इतने में जाके ये चीजें लेके आओ, राइट। ये चीज उसके बाद पैसा बचाना, स्पेंडिंग करने के टाइम आपको कंपैरिजन शॉपिंग कैसे करनी है, वो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की डेट में वी आर लिविंग इन द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्ल्ड। यहाँ पे आप डिले ग्रेटिफिकेशन के बेनिफिट क्या होते हैं, ये सारी चीजें उनको समझा सकते हो। ये 6 से 10 साल की एज में ये काउंट होता है। बच्चा 11 से 13 साल की एज में आता है, वहां पे उसको अवेयरनेस आती है, उसका बैंक अकाउंट खुलाओ, उसको पैसा डिपॉजिट करने भेजो, उसके बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखाओ। ये सारी चीजें हमें बेस पे सिखाना है, करने नहीं देना है। उनको धीरे धीरे अवेयर करना है कि ये सारी चीजें हो सकती है, कि पैसे के साथ ये ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब वो 15 साल के आसपास पहुंच जाता है बच्चा, तो ये इंडिपेंडेंस डिसीजन के स्टेज है, जहां पे आप उसको एम्पावर करो कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले। ऑब्वियसली पेरेंट के गाइडेंस में रहेगा, पेरेंट्स उसको पूरा सुपरवाइज करेगा, तो उसका फर्स्ट स्टेप भी अच्छे से वो ले पाएगा। और अगर बच्चे को 15 साल की टेंडर एज में अगर उसको इन्वेस्टमेंट की हैबिट पड़ती है या सेविंग की हैबिट पड़ती है, तो आई एम श्योर आगे जाके उसको कभी भी, जो आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर लोन बड़े लोन के मायाजाल में फंस जाते हैं, वो अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन चलिए थोड़ा सा अब एज ग्रुप में हम आगे भी बढ़ते हैं, टीन्स में आ जाते हैं। वो पॉइंट जहां पे इंट्रोडक्शन कराना होता है बैंकों में ले जाकर बच्चों को, माता पिता अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अपने बच्चों को अलाइन करें, ये बताएं कि उनके ऊपर कितना कर्ज है, डराने के लिए नहीं बल्कि उनको और जिम्मेदार बनाने के लिए। ये कॉन्वर्सेशंस कैसे आप करें अपने टीन एज बच्चे के साथ या उस बच्चे के साथ जो कि आपको लगता है कि अब थोड़ा समझदार हो चुका है? बिकॉज ये भी क्रूशियल कॉन्वर्सेशन है और ये कॉन्वर्सेशन एक कॉन्टेक्स्ट तय करती है कि बच्चा आगे चलकर अपने फाइनेंशियल लाइफ में जिम्मेदारियां कैसे उठा सकता है। कविता जी, जैसे हमने अर्ली एज में जैसे हमने बताया, जार बेस्ड सेविंग की हमने बात करी। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चा एक अमाउंट सेव करता है, बट जब वो खरीदने जाता है तो देयर आर फेयर पॉसिबिलिटी वो चीज का प्राइस बढ़ गया होता है या उसको ज्यादा महंगी चीज पसंद आ जाती है, तो डिफरेंस अमाउंट रहता है। तो ये डिफरेंस अमाउंट
आमतौर पे पेरेंट्स अपने पॉकेट से पे करके बच्चे किसी इमोशनल अटैचमेंट के कारण उसको हेल्प कर देते, बट यहाँ पे हमें उनको यहाँ ये टाइम पे एक टफ फेज से उनको गुजरने देना चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि लोन अगर आप लेते हो तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। राइट, लोन लेनी है तो कौन सी चीज के लेनी है, ये सारी चीजें हमें घर में बचपन से उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए। जब हम डिस्कशन करते हैं डिनर टेबल पे, या जब भी हम बात करते हैं फाइनेंस टॉपिक की, तो यहाँ पे बच्चे को एज अ बच्चा नहीं देखते, उसको ऐसा समझना चाहिए ये जब वर्कफोर्स में एंटर करेगा वो टाइम पे वो क्या गलतियां कर सकता है। वो धीरे धीरे अगर आप उनको सिखाते हो इनडायरेक्ट वे में कन्वर्सेशन, आप जैसे आप फैमिली में हस्बैंड वाइफ के साथ बात कर रहे हैं या वाइफ हस्बैंड के साथ बात कर रही है कि क्रेडिट कार्ड लेने से क्या इम्पैक्ट, क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग ओवर स्पेंड हो जाने के बाद अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते हो, उसका इंटरेस्ट लायबिलिटी कितना बढ़ सकता है, दूसरा पर्सनल लोन के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज जब आप घर में रेगुलर डिस्कशन करते हो, तो बच्चा जब मैच्योरिटी एज में आता है, जब वो वर्कफोर्स एंटर करता है, तब उसको इस सारी चीजों के साइड इफेक्ट पता होता है। आमतौर पे हमने क्या देखा है, जब यंगस्टर पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ओवर स्पेंडिंग आ जाता है उनका क्रेडिट कार्ड पे। अभी मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, उसने बताया कि आज के बड़े नॉर्थ साइड में बड़ा बड़ा बेस ऐसा है बच्चों का जो सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करके अपना क्रेडिट कार्ड का ड्यूज कंटिन्यू करते हैं, बट इट इज वेरी रिस्की। ये चीज अगर हमने उनको उनके अर्ली एज में सिखाया होता तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि वो क्रेडिट कार्ड के ओवर स्पेंड से बच सकते हैं। तो ये सारी चीज आप जितना अर्ली स्टेज में उनके साथ डिस्कस करते हो या कन्वर्सेशन में उनको शामिल, सिर्फ उनको इफ दे आर लिसनिंग, तभी भी ये प्रॉब्लम जब वो बड़े होते हैं तो वो एटलीस्ट दे आर एबल टू टैकल, और या तो उनको पता होता है इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ताकि उससे कैसा बचा जा सके वो सोच सकते हैं। और राइट, चलिए चर्चा को अब आगे भी बढ़ाते हैं। पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को नाम पर निवेश भी करना चाहते हैं। अब स्टेजेस के साथ तो हमने बातचीत कर ली है, लेकिन बच्चों के लिए निवेश करना हो और आगे चलकर वो निवेश उनके अपने बच्चों के हाथ में बागडोर सौंपनी हो, इसके लिए आगे कैसे बढ़ा जाए? तो कविता जी, जैसे बच्चों के लिए अगर हम सेविंग की बात करते हैं, तो अगर हम बच्चे को वेल्थ उसके अगर जैसे एजुकेशन, मैरिज या ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हम म्यूचुअल फंड, एसआईपी और वो सब में हम कवर करते हैं। बट अगर हम बच्चे को वेल्थ ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कविता जी हमारा सुझाव ये रहता है, जैसे अभी एनपीएस वात्सल्य स्कीम आया है, बहुत अच्छा है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट में इक्विटी डेट सारे कॉम्बिनेशन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा चिल्ड्रन स्पेसिफिक स्कीम्स है, अगर आप उनके 18 साल या 21 साल वाले एस्पेक्ट से इन्वेस्ट कर रहे हो, एजुकेशन एस्पेक्ट से, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड तो एनी टाइम ऑल टाइम आप बोल सकते हो फेवरेट स्कीम्स है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप वहां पे छोटी छोटी एसआईपी ओवर पीरियड ऑफ टाइम से, आज बच्चा 15 साल का है या 10 साल का है, उसके नाम से स्टार्ट करते हो, और वो कंटिन्यूस 25 साल 30 साल तक अगर करते हो, तो 30 साल में उसके पास साइजेबल कॉर्पस जमा हो जाता है। चलिए, इंटरेस्टिंग। और भी सवालों के जवाब हैं इस मुद्दे पर जो हम आगे चर्चा में लेकर जाएंगे समीर, लेकिन फिलहाल शो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे, और साथ ही अगर आप भी ये शो लाइव देख रहे हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवालों को, और अगर आप चाहें तो हमें यूट्यूब के जरिए भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं, क्योंकि लाइव शोज भी आप यूट्यूब पर देखते हैं, पुराने शोज भी कई बार हमने देखा है कि लोग देखते हैं और काफ़ी कुछ सीखते हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है, साथ ही चाहते हैं कि हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करें, तो YouTube के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। फिलहाल एक वक्त है ब्रेक का। मूड चाहे जो भी हो, अब इंडिया देखेगा मेरा वाला गाना। अगर आपको आपका गाना रिक्वेस्ट करना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करो हाय। आपकी रिक्वेस्ट होगी पूरी, क्योंकि ये है रिक्वेस्ट वाला शो। तो अपने रिक्वेस्ट करने के लिए स्कैन द QR कोड। सारे सिलेक्ट कर रहे हैं अपना फेवरेट गाना रिक्वेस्ट। क्या आपने अपना फेवरेट गाना रिक्वेस्ट किया? ओनली ऑन रिक्वेस्ट वाला शो एवरीडे 5 to 7 PM ओनली ऑन Zoom TV। वेलकम बैक। और चलिए अब शो का अगला पड़ाव, जहां पर आपके सवालों के जवाब हम देंगे। समीर हमारे आज के मेहमान हैं जो बने हुए हैं हमारे साथ। समीर, वेलकम बैक। और
मनीष गुप्ता का सवाल लेना चाहती हूँ। पहले 36 साल की इनकी उम्र है। करंटली इनकी एसआईपीज 6 फंड में चल रही है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000 रुपये, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप 1000, कोटक का मिड कैप 1000 रुपये और इनके पास लार्ज और मिड भी है कोटक का, उसमें भी 1000 रुपये डाल रहे हैं। HDFC का इंडेक्स फंड लिया हुआ है 1000 रुपये। ICICI प्रू का लार्ज कैप है 1000 रुपये। 6000 की एसआईपी चल रही है और इसमें कह रहे हैं कि इनको चाहिए 50 लाख रुपए 50 साल की उम्र में। अभी इनकी उम्र 36 साल की है, तो ये फंड मिक्स कैसा है ये आपसे पूछना चाहते हैं। ओके, काफ़ी डाइवर्सिफाई इन्होंने करने की कोशिश तो की है, लेकिन डाइवर्सिफाइड इतना ज़्यादा इसका ज़रूरी है या ये कुछ और भी थीमेटिक या सेक्टोरली एक्सपोजर ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में? तो पहले मनीष जी के जो कोर क्वेश्चन था, उनको 50 साल में 50 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करना है। आपकी अभी जो करंट एसआईपी 6000 की चल रही है, अगर 14 साल तक वो आप नियमित इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका पोर्टफोलियो अगर 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करता है, तो करीबन आप 26 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। आपको अगर अपना टारगेट जो 50 लाख अपने लिए आपने निर्धारित किया है, अगर वो अचीव करना है, तो आप अपनी एसआईपी को 6000 से अभी बढ़ा के 7500 तक करें और हर साल उसको 10% से अगर आप बढ़ाते हैं, तो आपने अपने लिए जो लक्ष्य रखा है 50 लाख का, वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। हालांकि आपका एसआईपी सिर्फ 6000 रुपए का है और आपने 6 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। आमतौर पे सुझाव ये रहता है कि अब अगर आप 6000 का एसआईपी कर रहे हैं, तो 2 या मैक्सिमम 3 स्कीम तक ही रखे। 6 स्कीम की आमतौर पे आवश्यकता नहीं होती है। आपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी चीज करी है कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज मिड कैप, इंडेक्स, सब आपने इकट्ठा किया है। 6000 रुपए के हिसाब से 6 स्कीम रखना थोड़ा ओवर डाइवर्सिफिकेशन कंसिडर किया जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं, आपके पास लार्ज एंड मिड कैप फंड है। अब इसमें अगर हम देखें, कोटक के लार्ज एंड मिड कैप फंड में करीबन 40% मिड कैप आता है। ये कहीं ना कहीं आपके कोटक मिड कैप फंड के साथ ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको रिटर्न पे इम्पैक्ट आएगा। तो सुझाव ये रहेगा कि आपके पास ऑलरेडी डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड है, तो आपको लार्ज एंड मिड कैप और डेडिकेटेड मिड कैप फंड भी है, तो लार्ज एंड मिड कैप फंड रखने की जरूरत नहीं है। आप उसको बंद करके या तो लार्ज कैप या मिड कैप आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप उसको मूव कर सकते हैं। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी इंडेक्स फंड है, वो पैसिव फंड है, और आपके पास लार्ज कैप फंड एक्टिव मैनेज फंड भी है। दो फंड रखने की जरूरत नहीं, आप दो को क्लब करके दो में से दो की बजाय आप एक फंड रखे। ये आपके लिए लाइक नो एटलीस्ट ओवर डाइवर्सिफिकेशन के बचने के लिए ये एक तरीका यूज कर सकते हैं आप। यहाँ से आपके पास 6 साल का आपके पास करीबन 13-14 साल है, तो 14 साल के लिए अगर आपको थोड़े टाइम के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको पर्टिकुलर सेक्टोरियल फंड में जाने की इच्छा है, तो आप वो सेक्टर चुने जहाँ पे आपका नॉलेज प्रॉपर हो, आप इसको प्रॉपरली ट्रैक कर पा रहे हो, आप वो सेक्टर के बारे में सारी नीटी ग्रिटी जानते हो, तब जाके सेक्टोरियल फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। अदरवाइज 4 स्कीम एज ऑफ नाउ काफी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आकाश सोनी का लेते हैं। और इनके पास एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है और उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के लिए क्वांट के स्मॉल कैप में ही निवेश किया हुआ है। 15,000 की एसआईपी उसमें चल रही है और स्टॉक्स में 4 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट है। और अब जो है ये कह रहे हैं कि 10 साल के लिए 2 करोड़ का इनका लक्ष्य है और डायरेक्ट स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो, दोनों में से किसी में भी, दोनों को मिलाकर जो है ये लक्ष्य पूरा होना चाहिए। तो खैर डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए तो हमारे बाकी सारे शोज हैं जहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं आकाश, लेकिन आपने एक ही फंड में 15,000 की एसआईपी की है और वो भी आपका एक स्मॉल कैप फंड है। ये रणनीति कैसे है मुझे नहीं पता, इसके अलावा इनके पास कोई फंड्स हैं या नहीं, बट अज्यूमिंग कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत म्यूचुअल फंड्स में की और उसके बाद स्मॉल कैप फंड लिया और उसी में 15,000 रुपये डाल दिए, जबकि इसको भी डिवाइड किया जा सकता है, स्मॉल कैप के अलावा भी कुछ और फंड्स रखे जा सकते हैं और डिवाइड किया जा सकता है 15,000 के इन्वेस्टमेंट को। ये सिलेक्शन इनका कैसा है और आगे ये कैसे बढ़े? कविता जी, अगर हम आकाश जी के पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो पहले पोर्टफोलियो एक स्टॉक का रखा है, वो भी स्मॉल कैप का। अभी हमारे पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनकी कमी है, जैसे उनकी एज क्या है, कौन से ये 2 करोड़ कौन से लक्ष्य के लिए है,
इकट्ठा करना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जो लिमिटेड जानकारी हमारे पास है उसके बेस पे मैं आपको एक चीज बताएंगे कि स्मॉल कैप फंड, अगर आपका ये सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है और वो भी डायरेक्ट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, तो ये रणनीति इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही नहीं है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पोर्टफोलियो में वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जैसे एक लार्ज कैप फंड होना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, आप वहां से स्टार्ट करते हो। और अगर आपको एक ही फंड रखना है अपने पोर्टफोलियो में तो फ्लेक्सी कैप से शुरू करते तो वो दैट वुड बी अ बेटर चॉइस। अब यहाँ पे सुझाव ये रहेगा, पहला कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करने की काफी जरूरत है। अब आता है, आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है 10 साल में 2 करोड़ का, और आप 15,000 की एसआईपी कर रहे हो और 4 लाख रुपए का आपका स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है। अज्यूम करते हैं कि आप 4 लाख का इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल के लिए रखते हो और 15,000 की एसआईपी अगले 10 साल तक अगर आप नियमित रूप से करते हो और ये 12% के करीब का अगर आपके लिए रिटर्न जनरेट करते हैं, तो करीबन आप 48 लाख रुपए जमा कर पाएंगे। 2 करोड़ का लक्ष्य काफी अग्रेसिव अपने लिए सेट किया है। अगर आपको अपना ये लक्ष्य हासिल करना है तो पहले आपको अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा के 81,000 करना पड़ेगा। और अगर आप 81,000 इमीडिएटली नहीं करना चाहते हैं तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपनी एसआईपी इमीडिएटली 15,000 से बढ़ा के 57,000 करें, 57,000 करें और उसको हर साल 10% से बढ़ाए। अगर आप ये दो चीज कर सकते हैं तभी आपने अपने लिए जो 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो आप हासिल कर पाएंगे। अब आप जब नई एसआईपी करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी स्मॉल कैप फंड है। सुझाव ये रहेगा, आप अपने पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड, जो कि हमारी ओर से सुझाव रहेगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करें, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ऐड करें। ये 3 फंड में बाकी की एसआईपी ऐड करना और इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना। और यहाँ पे जब हम एसआईपी अमाउंट की बात करेंगे तो आपका लार्जर पोर्शन ब्लू चिप और फ्लेक्सी कैप में रहना चाहिए। और आप जो अपने स्मॉल कैप का एसआईपी 15,000 का करा है वो आपके टोटल एसआईपी अमाउंट का 25% से ज्यादा ना हो, ये चीज का आपको ख्याल रखना है। अगर आप ये करते हैं तो आप अपने आराम से आपने जो अपने लिए 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो आप हासिल कर पाएंगे। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। और राइट, इसी के साथ हमारा समय आज समाप्त हुआ। समीर, आप जुड़े हमारे साथ और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनकी इतने क्रूशल फाइनेंशियल डिसीजंस में जो है उनकी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज शो पे शिरकत करने के लिए। और अब बात हमारी खास पेश कर